कैसे हैं आप लोग। आज भैया फिर हम एक टॉपिक लेकर आए हैं फिजिक्स में। क्लास 12th की फिजिक्स है। इसमें एक टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आई थी कि सर हमको डेरिवेशन करना नहीं आता है फिजिक्स में। क्लास 12th की फिजिक्स में हमको डेरिवेशन करना नहीं आता है। तो डेरिवेशन करने का सबसे सही तरीका यही है भैया कि पहले आप जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उसको आप ध्यान से समझिए। उसके बाद एक डेरिवेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फिगर। उस डेरिवेशन का फिगर, आप फिगर को अच्छे से समझिए। फिगर को अच्छे से समझने के बाद उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना रहता है। फिगर को अच्छे से समझ लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या रहता है, लिखना रहता है। लिखने के बाद जो है आप आते हैं उसके निगमन पर, यानी डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो वो भी डेरिवेशन किसके अकॉर्डिंग होता है, फिगर के अकॉर्डिंग। यानी एक डेरिवेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फिगर और उसका कॉन्सेप्ट। ये अगर आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो डेरिवेशन करना बहुत आसान है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तक मैंने 5 वीडियो अपलोड की है, आप लोगों ने देखा होगा। और पांचों में मैंने आपको डेरिवेशन में सबसे पहले फिगर ही बनाया है। फिगर आपको समझाया है। उसके बाद मैंने बताया है आपको कि डेरिवेशन किया कैसे जाता है। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को देखिए और समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तब आप बताइए कि हाँ सर हमको समझ में नहीं आता है। ठीक है भैया, तो आज फिर हमारा एक नया टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें भी वही डेरिवेशन है भैया। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे डेरिवेशन हम करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए उसको और समझिए। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले हम क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। ठीक है भैया, पहले क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। हम मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव। अब जो चीज़ हम बोल रहे हैं आपको, यहाँ पर जो चीज़ हम आपको बोल रहे हैं वो फिगर को हम समझ लो आपको समझा रहे हैं, और वही चीज़ आपको फिगर के वेरिफिकेशन में लिखना रहता है। फिगर आप पहले कुछ वेरिफिकेशन देता है तो उसको वेरिफिकेशन को आप लिखोगे, उसके बाद फिगर बनाओगे, तब डेरिवेशन करोगे ना। तो जो मैं बोल रहा हूँ यही चीज़ आपको लिखना रहता है। यही मेन इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और पूरा कंप्लीट पूरी बात को ध्यान से सुनिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा। नहीं तो आप ऐसे वीडियो देख लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा देखने का। आप पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और जो है तभी आपको मेरी पूरी बात और आपका जो फिजिक्स का जो भी टॉपिक रहता है उसका जो मेन कॉन्सेप्ट रहता है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना भैया, तो स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव AB जो होता है वो 2 आवेशों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव AB लेते हैं। ठीक है भैया, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव AB है। इसका नाम क्या है, A और B। यहाँ पर रख देते हैं A और इसको रख देते हैं B। ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। और ये कैसे बना है, -q तथा +q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है। -q तथा +q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है। ठीक, अब चूंकि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है इसलिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा P, और जिसकी दिशा क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर। हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो आप चाहे इसको यहाँ पर दिखा दीजिए या इसको आगे यहाँ पर दिखा दीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से। तो इसको यहाँ पर बना लेते हैं। ये क्या है, सदिश राशि है, यानी वेक्टर लगा देंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इसका एक मध्यबिंदु है। मध्यबिंदु क्या है, O। इसका मध्यबिंदु क्या है, O है। ठीक है,
अब आपको यहाँ पर इतना चीज मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब लिखना क्या है, आपको लिखना ही है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है तथा जिनके बीच की अल्प दूरी कितना है 2l मीटर। यहाँ पर दूरी भी दिखाना है आपको भैया, जिनके बीच की अल्प दूरी कितना है 2l मीटर, यहाँ दिखाना है आपको। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितना है 2l मीटर, ये भी आपने दिखा दिया। अब जो है इसके मध्य बिंदु O से, हाँ तो पूरी बात सुन लीजिए कि लिखना क्या है आपको कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है K है तथा वैद्युत द्विध्रुव जो है -q तथा +q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है तथा जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है 2l। और वैद्युत द्विध्रुव जो है एक सदिश राशि है यानी वेक्टर P और जिसकी दिशा क्या है -q से +q की ओर, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिशा इधर की ओर। अब हमें जो है बिंदु O से मानते हैं, यहाँ पर माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर कहीं भी ले सकते हैं आप, ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु क्या है P है, ये वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर यहाँ हम मान लेते हैं कि एक बिंदु P है। यहाँ पर क्या है एक बिंदु P है और इसी पर हमें क्या निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ से इसको हम मिला देते हैं ऐसे। तो यहाँ से हमने मिला दिया भैया। अब इस बिंदु को क्या नाम देते हैं P, इसी पर हमें क्या ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए यहाँ पर बिंदु क्या हो गया OP हो गया, OP रेखा हो गई, ठीक है, OP क्या हो गई रेखा हो गई। अब चूंकि ये एक सदिश राशि है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है इलेक्ट्रिक डिपोल मूवमेंट जो है एक सदिश राशि है, तो इसको हम क्या करेंगे भैया दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, ठीक है। घटक क्या होते हैं हमने आपको बताया था, एक क्षैतिज घटक होता है और एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है। क्षैतिज घटक को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर घटक को क्या बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन, ठीक है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। तो यहाँ पर इस वैद्युत द्विध्रुव को हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। एक घटक जो होगा वो OP के अनुदिश होगा यानी OP की दिशा में होगा। OP की दिशा क्या है ऊपर की ओर है, तो एक घटक जो है ऊपर की ओर होगा और एक घटक जो है इसके लंबवत होगा यानी OP के लंबवत होगा यानी ऐसे होगा, ठीक है। लंबवत मतलब 90 अंश का कोण बनना चाहिए उसके बीच में। तो हम इसको दो घटकों में वियोजित कर देते हैं वैद्युत द्विध्रुव को। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं भैया कि हमारा पहला घटक जो है हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसको यहाँ मिटाना पड़ेगा, ये हो गया उसके क्षैतिज घटक, वैद्युत द्विध्रुव का क्षैतिज घटक हो गया। और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर हमने ले लिया लंबवत घटक, ये वैद्युत द्विध्रुव का कौन सा घटक हो गया लंबवत घटक। अब चूंकि वैद्युत द्विध्रुव यहाँ रखा गया है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव यहाँ रखा गया है। अब ये जो है बिंदु P इसकी अक्ष में होगा, यहाँ पर ले लेते हैं बिंदु P क्या है इसकी अक्ष की रेखा में है। मान लेते हैं बिंदु P यहाँ पर है और इसकी दूरी कितना है r है, ठीक है, इसकी दूरी कितना है
आर है। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि ये वैद्युत द्विध्रुव ये सब भी हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव ये है जो ओपी से क्या है, ओपी ये है ना, ओपी से क्या है, लंबवत है, और ये जो है ओपी की अक्षीय रेखा में है, यानी इसको हम बोल सकते हैं निरक्षीय रेखा में है, और ये इसके क्या है, अक्षीय रेखा में है। देखिए अक्षीय कौन सा है, ओपी, ओ और पी इसी रेखा पर तो है, यानी ये वैद्युत द्विध्रुव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये इसकी क्या हो गई, अक्षीय स्थिति में हो गई, और यहाँ से जब देखेंगे तो ये क्या है, इसकी निरक्षीय स्थिति में, यानी ये बिंदु पी जो है, इसके जो दोनों घटक लिए हैं, इनका घटक का नाम रख देते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं ये कोण, ये वैद्युत द्विध्रुव जो है इससे कितने का कोण बना रहा है, थीटा का कोण बना रहा है, कितने का एंगल बना रहा है, थीटा का एंगल बना रहा है। और जब थीटा का एंगल बना रहा है तो यहाँ पर ये इस घटक को हम, क्षैतिज घटक है तो क्षैतिज घटक को हम नाम दे देते हैं पी कॉस थीटा, और जो है ऊर्ध्वाधर घटक जो है, लंबवत घटक जो है, इसको हम नाम दे देते हैं पी साइन थीटा, इसको नाम दे दिया हमने पी साइन थीटा। यानी क्षैतिज घटक जो है पी कॉस थीटा है और ऊर्ध्वाधर घटक जो है पी साइन थीटा है। ठीक है भैया। अब जो है पी कॉस थीटा क्षैतिज घटक है, पी साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक है, तो पी कॉस थीटा के कारण, यानी ये इसकी अच्छी स्थिति में है ना, ओपी जो है पी कॉस थीटा इसकी अच्छी स्थिति में है, और पी साइन थीटा जो है ओपी के क्या है, लंबवत है। यहाँ पर देखिए ये पूरा कोण कितने अंश का बन रहा है, यहाँ पर ये पूरा कोण कितने अंश का है, 90 अंश का, यानी कुछ ऐसी स्थिति है। तो ये कोण कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना भैया, ये कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो वही लंबवत घटक हो गया। ये आपका कौन सा घटक हो गया, लंबवत घटक हो गया, यानी वर्टिकल हो गया। अब यहाँ पर देखिए पी कॉस थीटा अक्षीय है और पी साइन थीटा क्या है, निरक्षीय। यहाँ पर दोनों स्थिति आपको जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति आपको पढ़ाए हैं हम, वो दोनों स्थितियाँ यहाँ पर फॉलो हैं। तो हम मान लेते हैं कि पी कॉस थीटा के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, E1 है। पी कॉस थीटा क्या है, अक्षीय स्थिति है, तो E1 कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। इसको हम मार्क कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये है आपकी पी कॉस थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, इसको क्या मान लेते हैं, E1। ठीक, पी कॉस थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, E1, और पी साइन थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसकी दिशा इधर की ओर है, तो ये भी क्या होगा, इधर की ओर होगा। यहाँ पर दिखा देते हैं इसको, ये हो गया आपका E2, क्या हो गया, E2। पी कॉस थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, E1, और पी साइन थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, E2। ठीक है, परिणामी तीव्रता आपकी E जो है वो यहाँ पर होगी, परिणामी तीव्रता हम भी दिखा देते हैं, ये होगी आपकी परिणामी तीव्रता। जो कि परिणामी तीव्रता निकाल लें, इसको ऐसे हम मिला देते हैं। ठीक है, परिणामी तीव्रता को कैसे दिखाएंगे, ठीक है भैया। इतना फिगर समझ में आया, एक बार फिगर फिर से समझ लेते हैं। आप लोग ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, यही मेन कॉन्सेप्ट है। एक डेरिवेशन करने का जो कॉन्सेप्ट होता है, फिगर का जो कॉन्सेप्ट होता है वही मेन है। तो हम क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q तथा +q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, तथा यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, k है, और जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है, 2l मीटर। ये वैद्युत द्विध्रुव की मध्य बिंदु O से इसकी O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है, जिस पर आपको क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु P पर। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट, ये क्या है, एक सदिश राशि है। इसकी दिशा क्या है, माइनस से प्लस की ओर, यानी ये देखिए दिशा हमने दिखाया है। ठीक है, तो इसको दो घटक में हम वियोजित कर सकते हैं, यानी बांट सकते हैं, दो घटकों में इसको तोड़ सकते हैं। तो दो घटकों कौन से होंगे, एक होगा आपका पी कॉस थीटा होगा, जो यहाँ रेखा OP है इसकी दिशा में होगा पी कॉस थीटा, और पी साइन थीटा जो है OP से क्या होगा, लंबवत होगा, लंबवत दिशा में होगा, यानी वर्टिकल लाइन पर होगा। ठीक है भैया,
इसको दो घटकों में हमने वियोजित कर दिया, एक हो गया पी कॉस थीटा और एक हो गया पी साइन थीटा। यहाँ से कोण क्या है, थीटा है। अब पी कॉस थीटा जो है, पी कॉस थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1, क्योंकि ये इसकी अच्छी स्थिति पर है। और पी साइन थीटा के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, E2। ये इसकी कौन सी रेखा पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर, यानी निरक्षीय रेखा पर है, ठीक है, पी साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए पी कॉस थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और पी साइन थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 और परिणामी तीव्रता क्या होगी, E, ठीक है। ये तीव्रताएं होंगी। अब जो है दोनों अलग अलग तीव्रताओं को हम निकाल लेते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग तीव्रताओं को निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P पर, यहाँ पर लिख देते हैं बिंदु P पर, बिंदु P पर P cos थीटा के कारण, P cos थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से समझिएगा भैया इसको, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, यानी इस बिंदु P पर P cos थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए P cos थीटा जो है यहाँ से इसकी अक्षीय स्थिति में है ना, यहाँ पर इसकी कौन सी स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है। तो अक्षीय स्थिति का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि E बराबर, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू 2p/r3, ये होता है 2p/r3 होता है। तो यहाँ पर हम E1 बराबर लिख सकते हैं, E1 बराबर 1/4πε0, ठीक है, ε0 इंटू 2p cos थीटा, यहाँ पर क्योंकि हमारा जो अक्षीय स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में क्या है, cos थीटा है, तो 2p cos थीटा/r3 ये होगा। ठीक है भैया, समझ में आया, क्योंकि अच्छे स्थिति में फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इंटू 2p/r3, ये अच्छी स्थिति का फार्मूला होता है। तो वही चीज वहीं से लिए हमने कि E1 = 1/4πε0 और किसके कारण है, P cos थीटा के कारण है, तो 2p cos थीटा हो जाएगा r3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे, इसी प्रकार P sin थीटा के कारण, P sin थीटा के कारण, P sin थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है भैया। तो इसी प्रकार वो भी होगा, E2 = क्या होगा, E2 = 1/4πε0, ठीक है। और अब चूंकि देखिए P sin थीटा जो है, अभी हमने बताया आपको कि इसकी कौन सी लाइन पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर है, यानी निरक्षीय रेखा पर है। तो निरक्षीय रेखा पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फार्मूला अभी हम लोगों ने निकाला था, क्या होता है, 1/4πε0 इंटू p/r3, ये होता है p/r3 होता है। तो 1/4πε0 तो हो गया इंटू p/r3। तो यहाँ पर p क्या है, P sin थीटा, यहाँ पर p क्या है, P sin थीटा है, P sin थीटा क्या हो जाएगा, r3, ठीक है भैया। ये दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी अलग अलग, ठीक है। अब जो है E1 हमने अलग निकाल लिया, E2 हमने अलग निकाल लिया। अब क्या निकालना है, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो आइए परिणामी तीव्रता निकालते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, अतः बिंदु P पर, यहाँ पर लिख देते हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता,
बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, पहले हम जान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए AB जो है वैद्युत द्विध्रुव AB जो AB के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण तीव्रता AB के कारण जो तीव्रता है वो क्या है भैया, AB के कारण तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2 ये होगा। क्योंकि ये क्या है, एक सदिश राशि है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2। अब जो है, अब हमें इसी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए E बराबर अतः परिणामी तीव्रता, यहाँ पर फिर लिख देंगे, ये लाइन को हमने मिटा दिया। आगे देखिए वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण तीव्रता क्या है, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। तो अब क्या होगा, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, यहाँ पर लिखें परिणामी तीव्रता। अब चूंकि जो है वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है किसके कारण उत्पन्न हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण उत्पन्न हुआ है। तो परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 ये होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का क्या करेंगे, वर्क कर देंगे। दोनों साइड का वर्क करेंगे तो हमें E बराबर क्या मिलेगा, E स्क्वायर इक्वल टू E1 का स्क्वायर और प्लस E2 का स्क्वायर ये मिलेगा। और E बराबर अगर हम निकालेंगे तो E बराबर क्या मिलेगा, अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का। ठीक, बात समझ में आई इतना भैया। अब आगे क्या करते हैं, आगे आइए देखते हैं। हमें E1 और E2 का मान रखना है। ठीक है, E1 और E2 का मान रखना है, तो यहाँ पर E1 E2 का मान रख देंगे। तो E बराबर क्या होगा, E बराबर अंडर रूट लगा देंगे भैया E1 का स्क्वायर, यानी E1 की जगह क्या है 1/4πε0 इंटू 2p cos थीटा अपन r3। तो आप लोग स्क्वायर कर मतलब उसको पूरा लिखने से पहले आप लोग एक चीज देखिए, यहाँ पर 1/4πε0 यहाँ भी है, 1/4πε0 यहाँ भी है। इसको क्या कर लेते हैं, हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं जिससे हमारा छोटा हो जाए थोड़ा। तो E इज इक्वल टू यहाँ पर 1/4πε0, इसको ε0 भी बोलिए या ε0 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1/4πε0। तो यहाँ पर 1/4πε0 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, E1 में आपका इतना बचा, यहाँ पर इसको मार्क कर देते हैं। E1 में आपका कितना बचा, E1 में आपका इतना बचेगा, और E2 में आपका कितना बचेगा, E2 में आपका ये बचेगा। ठीक है, तो इसी को हमें लिखना है। तो E1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2p cos थीटा अपान r³ का होल स्क्वायर। ठीक, और प्लस E2 की जगह क्या लिखेंगे, ये इतना p sin थीटा अपान r³ का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और कॉमन हो रही है भैया, P इसमें भी है, P इसमें भी है, r³ इसमें भी है, r³ इसमें भी है। तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपान r³। इसको भी हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट यहाँ क्या बचेगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस p sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, ये बचेगा।
अब जो है ब्रैकेट खोल देते हैं, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/r³ और अंडर रूट यहाँ क्या होगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, सॉरी भैया यहाँ पे P निकल गया था तो यहाँ P नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ P निकल गया था, P कॉमन हो गया था तो P यहाँ पर नहीं रहेगा। तो क्या मिलेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो है यहाँ पर आगे और इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 4 cos स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको क्या करते हैं हम साइन को चेंज कर देते हैं, किसमें cos में चेंज कर देते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/r³ और अंडर रूट आपका हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख लीजिए, प्लस इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 4 cos स्क्वायर थीटा है, ये भी cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों घट जाएंगे क्योंकि ये प्लस में है, ये क्या है माइनस में है, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू P/r³ और अंडर रूट 1 प्लस 4 में से 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर इसको हम क्या कर देते हैं मार्क कर देते हैं। ठीक है भैया, ये हो गया बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/r³ अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं भैया। पहले क्या करेंगे कि एक वैद्युत ध्रुव बनाएंगे AB प्लस Q माइनस Q तथा प्लस Q कूलम के आवेश से मिलकर बना होगा, जिनके बीच की दूरी क्या होगी 2L मीटर, और इसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है, तो इसको दो घटक में हम वियोजित कर सकते हैं। कौन से, एक क्षैतिज घटक लेंगे, एक क्या लेंगे ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे। OP से क्षैतिज घटक क्या है P cos थीटा है, और OP से ऊर्ध्वाधर घटक क्या है P sin थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों की अलग अलग तीव्रता है। P cos थीटा के कारण तीव्रता क्या है E1 है, और P sin थीटा के कारण तीव्रता क्या है E2 है। अब P cos थीटा के कारण जो इंटेंसिटी है वो क्या है, P cos थीटा के कारण इंटेंसिटी हमारी इसकी कौन सी लाइन पर है, अच्छी स्थिति में है यानी इन डाउन पोजीशन पर है, और P sin थीटा के कारण जो इंटेंसिटी है वो इसकी इक्वाटोरियल लाइन पर है यानी निरक्षीय रेखा पर है। तो इसको अलग अलग हम निकाल लेंगे। तो अच्छे स्थिति में जो है वो क्या होगा E1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2P/r³ फार्मूला होता है, तो यहाँ पर 2P cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर P cos थीटा के कारण ले रहे हैं। और इसी प्रकार P sin थीटा के कारण जो होगा निरक्षीय स्थिति में फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू P/r³ होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P sin θ/r³। इतना समझ में आया भैया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ वैद्युत ध्रुव AB जो है इसके कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या होगी E इक्वल टू E1 प्लस E2 होगा, दोनों जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब बिंदु P पर चूंकि हमें क्या निकालना है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालनी है, तो परिणामी तीव्रता क्या होगी E इक्वल टू E1 प्लस E2। यहाँ पर दोनों साइड का वर्क कर देंगे तो E स्क्वायर इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भैया, इसके बाद E बराबर हमें निकालना है, तो स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, दोनों का मान यहाँ से रखा है। अब चूंकि दोनों में 1/4πε0 है दोनों में, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं 1/4πε0 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, पहले वाले E1 वाले में ये बचेगा, E2 वाले में ये बचेगा। तो E1 में E1 का स्क्वायर है इतना लिख के स्क्वायर कर दिया, और E2 का स्क्वायर है इतना लिख के स्क्वायर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P/r³ भी कॉमन है, P/r³ यहाँ भी है, P/r³ यहाँ भी है, इसको भी हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा sin थीटा का होल स्क्वायर। अब E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/r³, और इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4
4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, इसको भी हम cos में चेंज कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखिए। अब ये 4 cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा है, प्लस है माइनस है, दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। यही है आपका बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर डेरिवेशन आपको आता है तो आपको यही करना है आपका, और जो भी मैंने बोला है वही आपका इसका फिगर का क्या है वेरिफिकेशन है, यानी वही क्या है मेन कॉन्सेप्ट है। तो भैया आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है अब हम एक चीज़ और मानते हैं, हम मान लेते हैं कि OP से जो परिणामी तीव्रता यहाँ पर E है, ये OP से कौन सा कोण बना रही है, फाई कोण बना रही है। कौन सा कोण बना रही है, फाई कोण बना रही है। तो यहाँ पर अगर दिशा निकालनी होगी तो दिशा अगर निकालेंगे भैया तो दिशा जो है वेक्टर E जो है ये OP से कौन सा कोण बना रहा है, फाई कोण बना रहा है, ठीक है। तो फाई कोण बना रहा है तो यहाँ पर कौन सा कोण लेंगे, tan फाई लेंगे। तो अगर दिशा निकालनी है तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहीं पर आपको बता देते हैं कि अगर दिशा आपको निकालनी है तो यहाँ पर दिशा क्या होगी, tan फाई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर tan इक्वल टू क्या होता है, tan इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, ठीक। तो यहाँ पर लंब क्या है आपका E2 है और आधार क्या है E1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E2 अपान E1, ये हो जाएगा, ठीक। E2 अपान E1, और E2 का मान क्या है, यहाँ से रख दीजिए E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बटे में है तो इसलिए क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। साइन थीटा अपान r क्यूब, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा P साइन थीटा अपान r क्यूब, P साइन थीटा अपान r क्यूब, और बटे ये वाला 2P cos थीटा अपान r क्यूब, 2P cos थीटा अपान r क्यूब। अब देखिए यहाँ r क्यूब से r क्यूब क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखिए P से P क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2, क्या बचेगा 1/2 और इंटू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और साइन थीटा अपान कॉस थीटा की वैल्यू कितना होती है tan थीटा होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इतना बराबर क्या होगा 1/2 tan थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा भैया tan फाई इक्वल टू क्या होगा 1/2 tan थीटा। ये इसकी क्या होगी दिशा, अगर दिशा निकालने के लिए पूछता है तब आपका यहाँ से दिशा क्या होगी, दिशा निकाल लेंगे tan फाई ये जो कोण इसको क्या मान लेंगे फाई मान लेंगे, और tan फाई इक्वल टू क्या होगा लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या है E2 है, आधार क्या है E1 है, तो E2 अपान E1 हो जाएगा। यहाँ से मान जब रखेंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, जो कैंसिल हो जाएगा उसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर बचेगा क्या 1/2 साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो 1/2 ऐसे लिख लिया जाएगा। साइन थीटा अपान कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है tan थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी दिशा। तो ये यही हमारा आज का टॉपिक है भैया, और इसके बाद जो है हमारा एक टॉपिक और बचेगा, उसके बाद ये लेसन क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये लेसन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो है आप लोग जो है वीडियो को देखिए, समझिए, जो भी आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।